नमस्कार स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आज की क्लास को प्रारंभ करती हूँ। तो बच्चों, कल की क्लास में विकास के नियमों को हमने देखा था और विकास के नियमों में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताई थी, इसमें बातें बताई थी कि किस तरह से विकास के नियमों को याद रखना है। और विकास के नियमों में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उनके बारे में मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा बताया भी था कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक हैं बच्चों वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता एवं अधिगम। तो हम क्लास को देखते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाए। जैसे कि आप मेरी क्लास को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं और मैंने इस साइकोलॉजी को सरल बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि देखिए बच्चों, जो साइकोलॉजी है ये साइको हर किसी को समझ में नहीं आती। बच्चों के अंदर एक फोबिया बना हुआ है, भ्रम है कि हम साइकोलॉजी को कैसे पढ़ें। साइकोलॉजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बच्चों के दिमाग में ये एक चीज़ फिट हो गई है कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, हमें समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसको आप शून्य से शिखर तक ले जाने के लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि धीरे धीरे आप जो 10 से 15-20 मिनट की जो मैं क्लासें डाल रही हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि साइको की एक अपनी लैंग्वेज होती है और मैंने सिर्फ आपको पारिवारिक परिभाषा के अंतर्गत ही साइको को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। तो बच्चों, ये जो क्लास है बहुत ही आपको आपकी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साइकोलॉजी को यदि आप समझेंगे तो आपके लिए ये क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। आप समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हम इन क्लासों को आगे बढ़ाते जाएंगे। इन क्लासों का जो टाइमिंग है थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे। आपका एग्ज़ाम आएगा उस तरह से ही हम क्लासों का जो टाइमिंग है बढ़ा देंगे। अभी हमारी 15 से 20 मिनट की क्लासेस आ रही हैं, फिर हम 30 से 40 मिनट 45 मिनट की क्लासें हम रखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, धीरे धीरे आप समझते जाइए और इस साइको को हम शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। और जब हमारी क्लासें एंड होंगी तो आप सभी लोग मुझसे ये कहेंगे कि हाँ मैडम, मुझे समझ में, हम लोगों को समझ में आने लग गया है। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास मैंने अभी बताया आपको टॉपिक कि विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो वो देख लेते हैं आज हम। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो कारक है बच्चों, वो कारक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण और थर्ड है परिपक्वता एवं अधिगम। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, वातावरण और परिपक्वता, इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और आज हम वंशानुक्रम को समझेंगे। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी वंशानुक्रम पर। और शायद नेक्स्ट क्लासों में, कल की जो क्लास आए, सॉरी बच्चों, मैं बता देती हूँ कि हम संडे को ऑफ रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं कुछ इन्जॉयमेंट भी करते हैं। तो बच्चों, संडे की जो क्लास है वो हमारी ऑफ रहेगी और हम मंडे से कंटिन्यू रखेंगे। संडे को क्या, आप आराम से सोइए, आराम से घूमिए, आराम से खाइए, क्योंकि 7 दिन में एक डे जो है, एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का होना चाहिए और बच्चों के लिए संडे ही है। तो संडे को आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और फिर से 6-7 दिन कंटिन्यू अपनी क्लासों को देखने लग जाएं। तो
क्योंकि अगर संडे को अच्छे से हम अपना पूरा दिन बहुत बढ़िया इन्जॉयमेंट के साथ अच्छे से सोते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से घूमते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करते हैं, तो अगले जो 6 दिन हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम अपनी पढ़ाई को पूरा 100% देते हैं। तो जो आज की जो क्लास है बच्चों, वो क्लास है हमारी वंशानुक्रम पर। अब वंशानुक्रम को हम समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। देखिए, पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। वंशानुक्रम यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। यह विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। प्रमुख कारक है बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म से, यानी जन्म होते ही, जन्म या गर्भधान के समय से प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए, जब बालक गर्भ में आता है या जन्म लेता है, उससे उस समय जो बच्चे में जो कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी हम लोग कहते हैं ना कि ये अपने दादा पे गया है, ये अपनी दादी पे गई है, नहीं इसको अपने चाचा जी के कुछ गुण इसमें मिले हुए हैं, नहीं हमारा बच्चा तो अपनी नानी पे गया है, नाना पे इसके कुछ गुण आए हुए हैं। तो इस तरह से जो है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की जो कुछ विशेषताएं लेकर आते हैं। यानी पापा जैसी शक्ल होती है, मम्मी जैसे उसमें आदतें होती हैं, तो ये क्या होता है, माता पिता की कुछ विशेषताएं हमारे जो बच्चों में होती हैं, वो बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। ये क्या है? ये प्रमुख कारक है। ये क्या है? प्रमुख कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी हम कुछ नियमों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं, उनसे कुछ विपरीत बच्चे होते हैं, उनके समान होते हैं, उनसे कुछ भिन्न होते हैं, उनसे बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब हो रहा है जो वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ये जो मैंने आपको वंशानुक्रम के बारे में बताया है, ये याद हो गया होगा। इसके बारे में देखते हैं एक बार फिर से ये क्या बोल रहा है। एक बार ध्यान से इन चीज़ों को आप याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ इसमें इतने बताया है कि बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषता जन्म या गर्भधान के समय से प्राप्त हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग जिन क्या होते हैं, डीएनए की फुल परिभाषा क्या होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। जायकोट क्या है, इसकी एक क्लास में आपको अलग से बना के दूंगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें कुछ समझ लेते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ बच्चों स्क्रीन को। अब आप समझने का प्रयास करें कि क्या है। देखिए, लिंग का निर्धारण जो है बच्चों, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। और ये जो गुणसूत्र हैं, ये कुल गुणसूत्र हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। और इन 46 गुणसूत्रों को हम 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? 23 जोड़ी। तो नर में भी क्या हुए? 23, और मादा में भी क्या हुए? 23। तो 23 23 46 हो गए। टोटल कितना हुआ? 40। और अब देखिए कि इसका जो निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों, जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए नर में कितने होते हैं? नर में गुणसूत्र होता है XY। देखिए, जो 22 होते हैं, जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो तो समान होते हैं, यानी जो 22 जोड़ी होती है, सॉरी बच्चों, 22 जो जोड़ी होती है वो तो नर और मादा में समान होती है। क्या होती है? समान।
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, धीरे धीरे आराम आराम से समझिए कि 22 जोड़ी जो नर और मादा में समान पाई जाती है, और जो एक जोड़ी होती है, देखिए जो एक जोड़ी होती है यानी एक नर में और एक मादा में, तो ये क्या होती है, ये भिन्न होती है। और यही एक जो जोड़ा होता है, ये एक और एक जोड़ा 2 हो गया। तो यही जो जोड़ी होती है वो लिंग का निर्धारण करती है। समझिए, दोबारा से बोल देती हूँ, 22 जोड़ी होती हैं वो तो जो नर और मादा में समान होते हैं, नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो एक जो जोड़ी होती है वो जोड़ी नर और मादा में भिन्न होती है, और वही क्या करती है, वही लिंग का निर्धारण करती है। और वो कौन सी जोड़ी है उसको देख लेते हैं हम। तो वो है एक्स वाई और एक्स एक्स। नर में कौन सी, एक्स वाई, और मादा में कौन सी, एक्स एक्स। तो देखिए, ये जब आपस में निषेचन करते हैं, आपस में संकरण करते हैं, इनको ही, इस मिलने की क्रिया को तो हम कहते हैं युग्मक। इस मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और जब ये युग्मक जो आपस में मिलते हैं, ये युग्म जो हैं आपस में मिलते हैं, तब क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये जब एक्स, ये देखिए, ये एक्स एक्स से मिला, ये एक्स नर का जो एक्स है वो मादा से मिला, और ये एक्स भी नर के एक्स से मिला, तो क्या होगी, तो होगी मादा भ्रूणी यानी लड़की होगी। ये एक्स इस एक्स से मिलता है तो एक्स और एक्स क्या होते हैं, लड़की होती है, लड़की का लिंग होगा। और यदि देखिए ये वाई मादा के एक्स से मिलता है, यानी युग्मक होते हैं, निषेचन होता है, संकरण की क्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है, नर भ्रूण होगा, यानी कि लड़के का निर्धारण होगा। समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि ये जब एक्स एक्स मिलते हैं यानी एक्स एक्स का संकरण होता है। देखिए ये साइंस की भाषा है, इस पे ज़्यादा जोर मत दीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैंने इस चीज़ को आपको यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया है। और इसी लिंग निर्धारण पर हम एक क्लास कम से कम 30 मिनट की होगी, 30 या 35 मिनट की वो क्लास होगी, उसमें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से चीज़ों मैं कुछ बातें समझाने का प्रयास करूँगी। उन बातों में से ही, उन जो मैंने आपको समझाऊंगी यहाँ पे, उनमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से लिंग निर्धारण वाला टॉपिक, कुछ ही ये जैसे ही हमारे विकास को फैक्टर्स जो हम कंप्लीट करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण और परिपक्वता, उसके बाद एक क्लास में आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगी। इससे आपको ये लिंग निर्धारण वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक्स एक्स होता है तो क्या होता है, लड़की होती है, लड़की। और यदि एक्स और वाई संकरण करते हैं तो क्या होता है, लड़का होता है। तो आप यहाँ पता कर सकते हैं कि जब लड़की होना या लड़का होना किसी भी तरह औरत पर डिपेंड नहीं होता है, औरत इसमें किसी भी तरह से दोषी नहीं होती है। मैंने ये शब्द यहाँ पर क्यों किया यूज, देखिए इसमें ना आदमी की कोई गलती है ना औरत की गलती है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ग्रामीण माहौल, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर बोल दिया जाता है कि इस औरत के लड़का नहीं हो रहा है, ये औरत दोषी है। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें औरत की कोई भी गलती नहीं होती है। तो जब एक्स एक्स होता है तो लड़की होती है, और एक्स वाई होते हैं तो लड़का होता है। ये मैंने आपको मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बताया है। तो नर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या बताई मैंने एक्स वाई, और मादा में बताई एक्स एक्स। तो ये जो मादा में होते हैं वो दोनों समान होते हैं, मादा में क्या होते हैं, ये एक्स एक्स समान पाए जाते हैं बच्चों। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि
जो हैं गुणसूत्र हैं, जो 46 मैंने आपको बताए, 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों में हजारों जिन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में क्या, हजारों जिन पाए जाते हैं। हजारों, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें हजारों जिन पाए जाते हैं। और देखिए बच्चों, एक गुणसूत्र में, देखिए एक गुणसूत्र में 3000, समझ रहे हैं, 3000 जिन पाए जाते हैं। 3000 जिन पाए जाते हैं। 3000 जिन पाए जाते हैं। और इन्हीं 3000 जिन, जो जिन होते हैं, ये क्या होते हैं, यही वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं। यही क्या करते हैं, वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम के वाहक या इकाई जिन होते हैं, समझ रहे हैं। और यही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं जीन्स का हस्तांतरण होता रहता है। और इन जिन के भीतर क्या होता है, इन जिन के भीतर डीएनए होता है। देखिए, इन जिन के, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिन के भीतर क्या होता है, डीएनए। आपने बहुत सुना होगा, डीएनए चेक करवा लें, डीएनए। और इसी डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी जो जिनमें की जो है, जिनमें क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ गए। तो वास्तव में जो आनुवांशिक गुणों का जो संचरण है वो डीएनए के माध्यम से ही होता है। समझ रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ बच्चों। यहाँ पर सिर्फ हमने अभी वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम के बारे में हम समझ रहे हैं। तो इसी से जो वंशानुक्रम है, इसी से माता का और जो पिता के और जो पूर्वजों के जो गुण हैं, वो गुण या विशेषताएं जो हैं हमारे बालक में आती हैं। तो यहीं से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नर में XY और मादा में XX। जब XX होता है तो लड़की होती है, और XY होता है तो लड़का होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट फिर देखते हैं। हम अपने ऊपर टॉपिक पे फिर से जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। लिंग निर्धारण मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हमने आज समझा है। मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि एक क्लास पूरी हम इस क्लास को लेके आएंगे। कम से कम 30 से 35 मिनट की वो क्लास होगी, उसमें लिंग निर्धारण वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि जो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य का जीवन का आरंभ कितने कोशों से होता है। समझिए, मनुष्य जीवन का आरंभ कितने कोश से होता है। तो उसमें 2 कोश, 5 कोश, 10 कोश ऐसे दे रखे होते हैं। लेकिन जो मनुष्य का जो जीवन का जो आरंभ होता है वो केवल एक कोश के माध्यम से होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जायगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायगोट। ZYGOTE, इसी को क्या कहते हैं, जायगोट कहा जाता है। फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने रिपीट किया है। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोश से होता है, और उसको संयुक्त कोश भी कहा जाता है, और इसको जायगोट भी कहा जाता है। ये समझ लेना, ठीक है बच्चों। अब हम अपनी बातों पे आते हैं। यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती हैं। उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। समझ गए। यहाँ ये वाली चीज आपको बिल्कुल छोटे से तरीके से याद कर लेनी है कि माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं होती हैं वो जन्म या गर्भाधान के समय से ही जो हमारे बालक में आ जाती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम और आनुवांशिकता कहते हैं। आगे देखेंगे हम
वंशानुक्रम के कुछ नियम देख लेते हैं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। देखिए, प्रत्यागमन का नियम है, प्रतिगमन का नियम नहीं है। जैसे कि प्रतिगमन यानी बच्चे वापस से जो एक व्यक्ति होता है वो अपने बचपन अवस्था में वापस लौट जाता है और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता है, वो प्रतिगमन नहीं है। यहाँ पर है प्रत्यागमन। ठीक है, ये क्या है, कुछ वंशानुक्रम के नियम बताएं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आने वाले, जो पिछले एग्जाम में भी आए हैं और अब आने वाले एग्जाम में से भी पूछ सकता है कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान कौन से नियम को परिभाषित करती है, तो ये समानता के नियम को करती है। और भिन्नता के कुछ भिन्न, यानी भिन्न से मतलब थोड़ा बहुत भिन्न, बाकी सेम समान उसमें है तो थोड़ा बहुत भिन्न है, वो भिन्नता के नियम के अंतर्गत आता है। और जैसे माता पिता ठीक उनके विपरीत संतान, या जो माता पिता हैं वो तो बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही चंचल है, तेज तरार है, बहुत गुस्सा है उसके अंदर, उसका नेचर बहुत गर्म है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। कि कई लोग कहते हैं ना, अरे इसके माँ बाप तो बहुत सीधे साधे हैं लेकिन ये बहुत तेज है, तो वो क्या हुआ, प्रत्यागमन का नियम हुआ। तो बच्चों, वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, कौन कौन से हैं। समानता का नियम, समानता का नियम ये बताता है कि जैसे बच्चे बालक के जो माता पिता हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। यानी नाम से ही पता लग रहा है कि समान समान संतान, यानी जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। और भिन्नता का जो नियम क्या कह रहा है, भिन्नता का नियम बता रहा है कि जैसे माता पिता होते हैं उनसे कुछ भिन्न, यानी थोड़ी आदतें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती है, बाकी सब समान है और थोड़ी तो मिलती हुई है, कुछ नहीं मिलती हैं, यानी भिन्न संतान। और प्रत्यागमन का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान, यानी माता पिता अगर तेज हैं तो बच्चा बिल्कुल भोला भाला है, और अगर माता पिता बिल्कुल सीधे साधे हैं तो जो बालक है वो उनके ठीक विपरीत है, यानी चंचल है, तेज स्वभाव का है, गर्म स्वभाव का है और बहुत ही ज़्यादा चंचल नेचर का है। तो ये प्रत्यागमन का नियम होता है। लिंग निर्धारण में मैंने आपको बता दिया है कि लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण थोड़ा सा वही जो चीज़ है वही मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि मादा में अंडाणु और पिता के शुक्राणु आपस में निषेचन करते हैं, यानी संकरण करते हैं, ये युग्मक होते हैं। और जो माता में है वो 23 होते हैं, 23 जोड़े, और ये 23 और 23 कितने 46 हो गए, ये आपस में जोड़े होते हैं और ये एक संयुक्त कोश यानी एक जायगोट का निर्माण करते हैं। और मानव जीवन का जो आरंभ होता है वो केवल एक संयुक्त कोश से, यानी केवल एक कोश से प्रारंभ होता है, केवल एक कोश से। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को मैंने देखिए आपको ऊपर बताया था, इसी को कहते हैं जायगोट। अच्छे से देखेंगे तो सारी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो बच्चों, ये आज की क्लास हुई, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम कल भी शायद वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे बच्चों, कुछ जो सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, और आने वाली वातावरण है, परिपक्वता एवं अधिगम है, इनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में मैं आपको ये लिंग निर्धारण वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। आपको मैं इतनी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो ये बाल मन विकास है, ये जो मनोविज्ञान है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाले दिनों में कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी हम जानेंगे, और वो जो सिद्धांत है उनकी जो लैंग्वेज है मैं बहुत सरल प्रक्रिया में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो बच्चों, यहाँ पर इस क्लास को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने आपको लिंग निर्धारण बता दिया है और कुछ मोटिवेशन के साथ में इस क्लास को समाप्त करेंगे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है,
यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बच्चों, अभी तो बहुत सारी जीत बाकी है, बहुत सारी हार बाकी है, और अभी तो पूरी ज़िंदगी का सार बाकी है। और अभी तो बच्चों हम थोड़ा सा चले हैं, शून्य से स्टार्ट किया है। अभी तो पूरी मंजिल, पूरी साइकोलॉजी बाकी है। यह तो एक पन्ना है, अभी तो हमने एक ट्रेलर ही तो दिखाया है। अभी तो पूरी किताब बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। तो बच्चों, लगे रहिए, जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, और आपको एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। मेहनत करते रहिए, और देखिए बच्चों, मेहनत का फल तो मिलता ही है। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करनी, कहते हैं ना। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम तो पहले फल को देखने लग जाते हैं, और उसी में क्या चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फल की इच्छा नहीं करनी बेटा, ईश्वर आपको देगा, और बहुत छप्पर फाड़ के देगा, देखना एक दिन। बस मेहनत करते रहिए, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रिमेंबर, मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब इतने सारे स्टूडेंट्स क्लास को देखते हैं। बच्चों, जब देखते हैं तो आपका अंगूठा वहाँ या उंगली वहाँ क्यों नहीं जाती है लाइक के बटन पे? तो एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की क्लासों को बहुत अच्छे से डालने का प्रयास करूँ, अच्छे से आपको समझा सकूँ। और बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में उचित समय पर पहुंच जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और यहीं पे नमस्कार, बाय।